नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की जो नेम एनएससी की जो प्रिपरेशन वो भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास है उन सोयल साइंस की क्लास है। ठीक है, इसको दो भागों में हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले भाग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर बचती हैं चीज़ें, ठीक है, तो दूसरे भाग में कवर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंकर नोड्यूल ज़्यादातर किस मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे कैंकर नोड्यूल होते हैं, ठीक है, कैंकर नोड्यूल जो होते हैं ज़्यादातर किस सॉइल में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। कैंकर नोड्यूल की बात आती है, किस मिट्टी में पाए जाएंगे? लाल मिट्टी में पाए जाएंगे। मृदा से सेस्कियो ऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पोर्जोलाइजेशन। किस रूप में जाना जाता है? पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, दो टर्म होते हैं आपके, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। दो टर्म होते हैं, एक होता है हमारा पोर्जोलाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, ठीक है। एक हमारा टर्म होता है, एक हमारा टर्म पोर्जोलाइजेशन, एक हमारा टर्म होता है लेटराइजेशन। क्या होता है? लेटराइजेशन होता है। अगर पोर्जोलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर पोर्जोलाइजेशन की बात करते हैं, एक एक चीज़ समझ लेते हैं। पोर्जोलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो सिलिका होता है, सिलिका होती है, ये ऊपरी जो सतह होती है सॉइल की, उस पर क्या होता है? जमा हो जाती है। क्या होती है? जमा हो जाती है। और जो सेस्कियो ऑक्साइड होता है, सेस्कियो ऑक्साइड होता है, सेस्कियो ऑक्साइड क्या होता है? आयरन, एल्युमिनियम और आयरन के जो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नीचे की तरह लीच हो जाते हैं या नीचे की तरफ चले जाते हैं, मृदा में नीचे चले जाते हैं। तो जब सिलिका का जमाव होगा तो क्या हो जाएगा? पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, और उसमें जो सेस्कियो ऑक्साइड, जो एल्युमिनियम आयरन होंगे, वो क्या हो जाएंगे? लीच हो जाएंगे या नीचे सतह में चले जाएंगे। ठीक है, एक होता हमने अभी आपको होता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन इसमें इसका उल्टा हो जाता है। इसमें जो जमा कौन होगा? जमा होंगे सेस्कियो ऑक्साइड, आयरन प्लस एल्युमिनियम, या इन्हें सेस्कियो ऑक्साइड कहा जाएगा, सेस्कियो ऑक्साइड कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो नीचे लीच करेगा या नीचे की तरफ जाएगा, दूसरी जो सतह से नीचे जाएगा, वो जाएगा सिलिका। ठीक है, सिलिका अगर नीचे जाता है और सेस्कियो ऑक्साइड या एल्युमिनियम आयरन ऊपर रह जाता है, उसे लेटराइजेशन कहेंगे। अगर सिलिका ऊपर के भाग में जमा हो जाता है, उसे पोर्जोलाइजेशन कहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को निम्न रूप से किस जाना जाता है? पेडोटर्बेशन। जब मिट्टी का जो उसको मिक्स करते हैं मिट्टी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेडोटर्बेशन कहते हैं। अगला है कार्बनिक मृदा। ऑर्गेनिक सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 20% से अधिक। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक की मात्रा अगर 20% से अधिक पाई जाएगी तभी उसे ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे। अगर उसमें 20% से कम, 20% से अगर कम ऑर्गेनिक मैटर की अगर उपलब्धता होगी या ऑर्गेनिक, तो उसे कहेंगे मिनरल सॉइल। क्या कहेंगे? मिनरल सॉइल या खनिज मृदा कहेंगे, मिनरल सॉइल कहेंगे। ठीक है, 20% से अधिक ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ऑर्गेनिक सॉइल, 20% से कम होगा तो मिनरल सॉइल। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला है हमारा पॉइंट, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? जेवी लिबिग ने कब दिया था? 1840 में। लॉ ऑफ मिनिमम जेवी लिबिग ने दिया था 1840 में। ओ संस्तर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है? कृषि जो हमारी अरेबल सॉइल होती हैं, ठीक है, जिनमें हम खेती कर सकते हैं, उसमें कौन सा संस्तर नहीं होता? ओ संस्तर नहीं होता। ओ संस्तर कहाँ पाया जाता? ये हमारी जंगली जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पे ओ संस्तर या ओ हॉरिजन पाया जाता है। ठीक है, अगला है सबसे ऊपरी खनिज। जो सबसे ऊपरी खनिज संस्था या मिनरल हॉरिजन कौन सा होता है? ए हॉरिजन होता है। ठीक है, क्ले मिट्टी के कण का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से कम होता है। मृदा संरचना जो खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्रम्बी स्ट्रक्चर। कौन सी मानी जाती है? क्रम्बी स्ट्रक्चर मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा अधिकांश मिट्टी का कण घनत्व जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, ठीक है, कितनी होती है? 2.65 ग्राम पर सीसी होती है। सामान्य मिट्टी का जो बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम प्रति सीसी होती है। मतलब जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, ठीक है, जो बल्क डेंसिटी होती है पार्टिकल डेंसिटी की कितनी होती? आधी होती। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी का अगर भाग देते हैं 2 से तो लगभग आधा होता है कौन? बल्क डेंसिटी। ठीक है,
सबसे अधिक रंध्रावकाश किस मिट्टी में पाए जाते हैं? क्ले मिनरल में, ठीक है, क्ले मृदा में। क्योलिनाइट किस प्रकार का खनिज है? 1:1 अविस्तारी, मतलब अविस्तारी का मतलब होता है लिमिटेड स्प्रेडिंग, लिमिटेड स्प्रेडिंग होता है, ठीक है, लिमिटेड स्प्रेडिंग होता है। मोनमोरिलोनाइट 2:1 2:1 विस्तारी होता है, ये स्प्रेडिंग टाइप का होता है। वर्मिकुलाइट एक प्रकार का खनिज है, ये 2:1 सीमित जो लिमिटेड होता है, लिमिटेड स्प्रेडिंग होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्लोराइड किस प्रकार का है? 2:2 या 2:1:1 खनिज टाइप का, ठीक है। हाल ही में किस विकसित मृदा कण जिसमें कोई संस्तरण नहीं है, ठीक है, तुरंत ही बनी है मृदा जिसमें कोई हॉरिजन नहीं होता, उसे कहते हैं, किस प्रकार का उसका ऑर्डर है? एंटीसोल्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में बनी मृदा का कौन सा ऑर्डर होगा? एंटीसोल्स होगा। ऐसी कौन सी मृदा है, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें संस्तरण नहीं पाए जाते, कौन सा होगा? एंटीसोल्स। 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। काली मृदा या काली कपास क्ले मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। मिट्टी के एक फरो स्लाइस का वजन कितना होता है? 2.25 × 10⁶ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर की मिट्टी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, अगर पूरे हेक्टेयर की मिट्टी 1 सेंटीमीटर गहराई तक उठाते हैं तो उसका वजन कितना होगा? 2.25 × 10⁶ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर भूमि की एक ऐसी सेंटीमीटर सतह की गहराई तक का वजन कितना होगा? 150 टन होगा। कितना होगा? 150 टन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जल क्षरण में मिट्टी का जल द्वारा नुकसान की सीमा जो स्वीकार है कितनी है? 12 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। इतनी जो सीमा है 12 टन प्रति हेक्टेयर, ये हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा होगी तो वो मतलब माना नहीं जाता है कि इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। कितनी हो सकती है? 12 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा रेतीली अंश का मुख्य गठन क्या है? क्वार्ट्ज, ठीक है। जो हमारी रेतीली मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज पाया जाता है। पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, सबसे प्रमुख खनिज कौन सा होता है? फेल्ड्सपार। कितना? 48%। कितना पाया जाता है? फेल्ड्सपार 48%। इसमें पाया जाता है फेल्ड्सपार पाया जाता है, फिर क्वार्ट्ज पाया जाता है, फिर इसमें माइका पाया जाता है। 3 चीज़ें अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है, फेल्ड्सपार, क्वार्ट्ज और माइका। फेल्ड्सपार 48% होता है लगभग, इसके बाद क्वार्ट्ज होता है, फिर माइका होता है। माइका लगभग 10% होता है, ये 28% होता है, ठीक है, ये 30 कुछ ऐसे इसके लगभग होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सी दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्सेशन नहीं करती है? राजमा जो होती है वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती, लेकिन ये कैसी है? पल्स क्रॉप है, ठीक है, कैसी है? पल्स क्रॉप है। भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, ठीक है। इंडियन सॉइल्स में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जबकि अधिकांश भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की ज़्यादा कमी पाई जाती है? किसकी? जिंक की, ठीक है। किसकी ज़्यादा कमी पाई गई? जिंक की। नाइट्रोजन क्या है? अगर आपसे कह दें कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो में आ जा नाइट्रोजन हो जाएगा, माइक्रो में जिंक हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, भारत में पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट है। कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट है, ठीक है। आईसीआर द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण कितने समूहों में किया गया? 8 समूहों में। किसके द्वारा? आईसीआर के द्वारा। पौधों की लवणता का प्रतिकूल प्रभाव किस कारण पड़ता है? ऑस्मोटिक दबाव के कारण। किसके कारण? ऑस्मोटिक दबाव के कारण, ठीक है। एपिकल बड का प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्सिन के कारण एपिकल बड का जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। जो फसलें नाइट्रोजन को अमोनिया में सीधी अवशोषित करती हैं वे कौन कौन सी हैं? धान और आलू, ठीक है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसको अमोनिया के रूप में सीधे लेती हैं कौन सी? धान और आलू की फसल जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं अमोनिया के रूप में ले लेती है, ठीक है। धान में अमोनिया उर्वरकों को खेत के कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? मृदा का रिड्यूस जोन जो होता है उसमें दिया जाना चाहिए, ठीक है। समझते हैं, धान के खेत में नाइट्रेट उर्वरक काम में नहीं लेते, क्योंकि नाइट्रेट उर्वरकों को जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं को धान की फसल में देना पड़े तो मिट्टी के किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये ऑक्सीडाइज जोन में दिया जाता है। किस जोन में देंगे? ऑक्सीडाइज जोन में देंगे। अगर हम
धान, जो हमारा धान का खेत है, ठीक है, इसमें अगर हम किसको अमोनिया को दे रहे हैं, ठीक है, अगर अमोनिया को दे रहे हैं तो किस में देंगे, ये रिड्यूस जोन में देंगे, किस में, रिड्यूस जोन में देंगे, ठीक है। वहीं अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, कितना, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ठीक है, वो किस में देंगे, ये ऑक्सीडाइज जोन में देंगे, ऑक्सीडाइज्ड जोन में देंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज जोन में देंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा, पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत क्या है, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। वर्ष 2015 में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अभी जो निकला हुआ है 5 दिसंबर को, वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। कब से मनाया जाता है, 2015 से। 2015 को क्या घोषित किया गया था, वर्ल्ड सॉइल डे घोषित किया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। पास्कल किसकी इकाई है, दबाव की, जो प्रेशर होता है उसकी इकाई कौन सी है, पास्कल है। मिट्टी की सबसे छोटी मात्रा को क्या कहा जाता है, उसे पेडोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेडोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेड। पेड तो आप जानते ही हैं, जो उसके ढेले होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ढेले जो इधर उधर पड़े रहते हैं उसे कहते हैं पेड। उस ढेले की भी छोटी एक यूनिट होती है उसे कहते हैं पेडोन, यानी कि मिट्टी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं क्या, पेडोन कहते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मिट्टी में गैसों का अधिकांश विनिमय किस निम्न के कारण होता है, प्रसार, डिफ्यूजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है, ठीक है। हमने आपको जो पिछली क्लास है या जो हमारे एमसीक्यू हुए उसमें मैंने आपको बताया था, 2 टर्म होते हैं आपके, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि डिफ्यूजन शब्द है आपको ये बताते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल चलते हैं, ठीक है, ये किस तरफ चलते हैं, हाई से लो की तरफ चलते हैं, किस तरफ चलते हैं, हाई से लो की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें जो हमारी गैसेस होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चलती हैं, ठीक है, और तब तक चलती रहती हैं जब तक हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से एक समान लिक्विड या प्रेशर में नहीं आ जाता है, तब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों के डालने से मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज कौन सा है, क्योलिनाइट। जो हमारी रेड सॉइल होती है उसमें जो हमारा मेन जो मिनरल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है क्योलिनाइट, ठीक है। लाल मिट्टी की में जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त कहाँ होती है, शुष्क भूमि कृषि के लिए, जो हमारी ड्राई फार्मिंग होती है, ठीक है, ड्राई लैंड के लिए जो है सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल। कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, इसका ऑर्डर कौन सा है, वर्टिसोल्स। क्या है इसका ऑर्डर, वर्टिसोल्स इसका ऑर्डर है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की इसमें क्या होती, कमी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसमें मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। रेड सॉइल की बात करते हैं तो इसमें केओलिनाइट पाया जाता है, केओलिनाइट पाया जाता है, केओलिनाइट पाया जाता है। अगर ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें कौन सा पाया जाएगा, मोंटमोरिलोनाइट पाया जाएगा, मोंटमोरिलोनाइट पाया जाएगा, ठीक है। एजोला का व्यापक रूप से जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर होता है उसके रूप में उपयोग किया जाता है, किसमें, धान की फसल में। किसमें उपयोग किया जाता है, धान की फसल में। मिट्टी के किस आकार के कण कोलाइडल गुण दर्शाते हैं, ठीक है, कि मिट्टी का ऐसा कौन सा आकार होता है जो कि कोलाइडल का गुण जो है दर्शाता है, 0.001 mm व्यास से कम होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सॉइल कोलाइड जो होते हैं उनका आकार कितना होता है, उनका आकार होता है 0.001 mm जो व्यास होता है उससे कम होता है, ठीक है। सॉइल कोलाइड का कितना होता है, 0.001 mm से कम, ठीक है।
उस कण को हम क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कोलाइड शब्द किसके द्वारा दिया गया, ग्राहम, कब, 1861 में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। कास्टिक सोडा की बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड, क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, शून्य जुताई जिसे हम जीरो टीलेस कहते हैं, परिचय कराने वाला पहला देश कौन था, यूएसए। सबसे पहले जो जीरो टीलेस शब्द आया या जीरो टीलेस टर्म आया, कहाँ से आया, यूएसए में आया। यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है अमोनिया कार्बोनेट में। ठीक है, यूरिया में अगर यूरिएज एंजाइम होता है, ठीक है, तो वो किस में बदलेगा, अमोनिया कार्बोनेट में। किस में, अमोनिया कार्बोनेट में। ठीक है, विद्युत चालकता जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, इसका प्रयोग किसको व्यक्त करने में किया जाता है, मिट्टी की लवणता जो सैलिनिटी होती है सॉइल की जी। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी होती है, उसको दर्शाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेहूं में पॉलन स्टेरिलिटी हो जाती है, किस कारण होती है, बोरान की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से, बोरान की कमी से। बालास्ट तत्व क्या है, एआई और सिलिकॉन। ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन जो होता है उसे क्या कहते हैं, बलास्ट तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बलास्ट तत्व कहते हैं। ठीक है, किस राज्य में लाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, रेड सॉइल की बात करते हैं, कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः तमिलनाडु में पाई जाती है। और ज़्यादातर जो रेड सॉइल होती है वो जो हमारे समुद्र होते हैं उनके किनारों पे पाई जाती है, किनारे वाले स्टेटों में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, अगला बात करते हैं किन राज्यों में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, कर्नाटक और केरल में। किस में पाई जाएगी, कर्नाटक और केरल में। भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आमतौर पर कितनी होती। ठीक है, अगर हम इंडियन सॉइल की बात करें उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कितनी होगी, 0.5% से कम होगी। कितनी होगी, 0.5% से कम होगी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सबसे अधिक हरी खाद की फसल है कौन सी, सनहेम्प, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्रोटोलेरिया जंसिया। क्या होता है, क्रोटोलेरिया जंसिया होता है। ठीक है, सबसे अधिक हरी खाद की फसल कौन सी, सनहेम्प, क्रोटोलेरिया जंसिया। लकड़ी का विघटन मुख्य रूप से होता है एक्टिनोमाइसिटीज से। ठीक है, जो हमारे एक्टिनोमाइसिटीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा लकड़ियों का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, निफ जीन किसके लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयुक्त होने वाला जीन कौन सा है, NIF, निफ जीन है। ठीक है, अगला है एक्टिनोमाइसिटीज की सबसे अधिक संख्या किसमें होती है, क्षारीय मृदा में, जिसे हम बेसिक सॉइल कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज किसके लिए होते हैं, लकड़ी का डिकम्पोजिशन करने के लिए। महीन बनावट वाली मृदा किसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है, पानी का क्षरण। ठीक है, जो वाटर इरोजन होता है। ठीक है, अगर वाटर इरोजन हो रहा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा होगा हमारी जो महीन बनावट वाली मृदा है। ठीक है, महीन मृदा होती है, ठीक है, जिनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, उनके लिए वाटर इरोजन सबसे घातक होता है। ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। ज़्यादातर सभी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, बलुई दोमट, या जिसे हम कहते हैं सैंडी लोम। क्या कहते हैं, सैंडी लोम कहते हैं। ठीक है, धान का पौधा मिट्टी में बहुत कम स्तर तक या ऑक्सीजन की डैश को भी कर रह सकता है अनुपस्थित। ठीक है, जो हमारा प्लांट होता है, किसका, राइस का प्लांट होता है। ठीक है, राइस का प्लांट होता है, वो ऑक्सीजन का अगर बहुत कम स्तर हो जाता है तब भी रह लेता है। ठीक है, या जो इसमें ऑक्सीजन होती है कुछ समय के लिए अगर नहीं भी होती तब भी रह लेता जिसकी अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर इसका लेवल कम हो गया तब भी रह लेगा, और अगर थोड़ी देर या थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन नहीं भी होगी, अनुपस्थित भी होगी, तब भी इसका पौधा जो धान का राइस का जो प्लांट है भी सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने का वांछित आकार क्या होता है, 0.5 से 1 किलोग्राम। कितना होता है, आधे से 1 किलोग्राम इसका आकार होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बोरान के प्रति सर्वाधिक सहिष्णुता। जो बोरान होता है, ठीक है, उसके प्रति सर्वाधिक सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंट जो होता है वो फसल कौन सी है, चुकंदर है। ठीक है, अगर शुगर बीट की बात करते हैं,
शुगर बीट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो बोरान के प्रति सबसे अधिक टॉलरेंट होता है, ठीक है। बोरान के प्रति सबसे अधिक टॉलरेंट होता है वो कौन सा होता है? चुकंदर होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट होता है कार्बनिक पदार्थ का अघुलनशील अंश होता है ह्यूमिन, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थ का होता है अघुलनशील मतलब इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल जो भाग होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमिन होता है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, नाम बता देते हैं। एक होता है फुल्विक, एक होता है ह्यूमिक, एक होता है ह्यूमिन। ये दोनों में इंसोल्यूबल रहता है, ये एसिड में सोल्यूबल रहता है, ये दोनों में सोल्यूबल रहता है, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक मिट्टी के स्थूल घनत्व का कम होना क्या दर्शाता है? बेहतर भौतिक गुण, मतलब अगर स्थूल घनत्व, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल डेंसिटी, पीडी अगर कम हो जाती है, ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि उस मिट्टी की जो हमारी फिजिकल क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। पीपीएम बराबर प्रतिशत अपान 10,000 या 1 पीपीएम बराबर किसके होता है? 0.00001% के बराबर होता है, ठीक है। 1 पीपीएम होता है 1 मिली बार के बराबर, कितने? मिलीग्राम के बराबर। 1 पीपीएम, अगर 1 पीपीएम की बात करते हैं तो 1 mg के बराबर होता है, मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखते हैं पॉइंट, ठीक है। बीज निर्माण के लिए अधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? फास्फोरस। अगर सीड को करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो हमारा होता है वो फास्फोरस होता है, जो सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सीड का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। अगला है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीजन के अणु का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन की, मतलब ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस होगा, उसे कह देंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें प्लस होगा, ऐड होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर ऑक्सीजन होगा तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। वहीं इसमें जुड़ेगा क्या? इसमें जुड़ेगा हमारा क्या? इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं सामान्य मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर आपको क्रम बताना है। तो इसमें बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फंजाई। बाफ, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बाफ नहीं बाफ, ठीक है। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फंजाई, ये होता है जो सामान्य मिट्टी में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अगर बायोम की बात करें, ठीक है, बायोमास की बात करें, ठीक है, तो इसमें फैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैब हो जाएगा, ठीक है। फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज और बैक्टीरिया बाद में आ जाएगा और फंजाई पहले आ जाएगा। और अगर संख्या के बारे में बात करते हैं तो एक्टिनोमाइसीटीज संख्या में भी दूसरे नंबर पे आएगा और बायोमास में भी दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की। किसमें की? 1928 में की थी। किस्मों में सुधार के लिए पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी? सिलेक्शन या चयन, ठीक है। जिंक की कमी किस मृदा में उत्पन्न होती? कैलकेरियस सॉइल में, ठीक है। जो कैलकेरियस सॉइल होती, कैलकेरियस मिट्टी होती है, उसमें जिंक की कमी पाई जाती, ठीक है। खरपतवार संक्रमित तालाब में ज़्यादातर मछलियों की अचानक मृत्यु क्यों हो जाती? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती, ठीक है। अगर तालाब में, ठीक है, ज़्यादा खरपतवार है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगी? वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ की मछलियाँ जो है ऑक्सीजन पानी से नहीं ले पाएंगी और क्या हो जाएंगी? वहाँ पे मर जाएंगी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, जल भराव के कारण धान के खेत में किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है? मैग्नीज की, ठीक है। अगर वहाँ जल भराव हो रहा है तो वहाँ किस तत्व की अधिकता हो जाएगी? जब मैग्नीज की, ठीक है। सतही मिट्टी की तुलना में जो सब सॉइल होती है, मतलब नीचे की मिट्टी होती है, उसका स्थूल घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। सक्रिय अम्लता क्या होती? यह मिट्टी के घोल में हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। मिट्टी की बनावट, मिट्टी की अंतर्निहित संपत्ति या इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी होती जिसे बदला नहीं जा सकता, सबसे मेन पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आते हैं आपके पास, क्वेश्चन जैसे आ गया
और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसी कौन सी विशेषता है मिट्टी की जिसे हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते? आपको आप दे देगा टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, पार्टिकल डेंसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? टेक्सचर इसका सही आंसर। इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जाता? इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्याप्त जल निकासी या एडिक्वेट ड्रेनिंग का प्रावधान करना लवड़ी एवं क्षारीय मृदा के लिए सुधार का मूल सिद्धांत है। ठीक है, जो एलुवियल सॉइल होती है, सबसे हाल ही में विकसित नया संस्तर की मृदा होती है। ठीक है, जो एलुवियल सॉइल होती है वो तुरंत जो हमारा विकसित मृदा होती है उसका संस्तर होता है। ठीक है, लाल मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। निश्चित सीमा के भीतर कोई पेडॉन की मिट्टी श्रृंखला सॉइल सीरीज के रूप में कहा जाता है, जो मिट्टी के वर्गीकरण की मूल इकाई है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मिट्टी के क्लासिफिकेशन की जो यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट कौन सी है? सॉइल सीरीज या इसे पेडॉन कह देते हैं। क्या कहते हैं? पेडॉन कह देते हैं। निश्चित सीमा के भीतर कोई पेडॉन को मिट्टी सीरीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चीजल हल का उपयोग 60 से 70 सेंटीमीटर तक गहरी कठोर मिट्टी को तोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? चीजल जो हमारा हल होता है उसके लिए, उसका। अगला हम बात करते हैं सामान्य जुताई में हल प्राथमिक जुताई के एवं हैरो द्वितीयक जुताई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, सामान्य जुताई अगर हो रही है तो उसमें प्राथमिक जुताई में जो हल होता है और हैरो जो है सेकेंडरी जो टीलेज होता है उसमें जीरो टीलेज होता है उसमें प्राथमिक जुताई को पूरी तरह टाला जाता है और द्वितीयक जुताई केवल जड़ क्षेत्र में बीज की बुआई तक ही सीमित है। ठीक है, बीज बोने के बाद हम लोग जीरो टीलेज, मतलब उसके बाद कोई भी हम सेकेंडरी टीलेज नहीं करेंगे। सॉइल इरोजन की बात करते हैं। मिट्टी या हवा के द्वारा मिट्टी के कणों का मूल स्थान से हटना या एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन होना मिट्टी अपरदन के रूप में जाना जाता है, सॉइल इरोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्षेत्र क्षमता की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारी फील्ड कैपेसिटी होती है, क्षेत्र क्षमता का मतलब होता है इंग्लिश में फील्ड कैपेसिटी से स्थायी मिलान गुणांक। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 15 ATM के बीच में रखने वाली जो केशिका के पानी का अंश उपलब्ध पानी अवेलेबल वाटर के रूप में जाना जाता है। मतलब जो हमारी फील्ड कैपेसिटी होती है, मान लो ये फील्ड कैपेसिटी हो गई 1/3 ATM पे। ठीक है, ये हमारा हो गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 15 ATM। कितना होगा? 15 ATM। ठीक है, जो इसके बीच का जो वाटर अवेलेबल रहता है, ठीक है, इसके बीच का जो ये वाटर अवेलेबल रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं अवेलेबल वाटर। क्या कहते हैं? अवेलेबल वाटर या केशिकीय जल कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं टीलेज। टीलेज क्या होता है? टीलेज सतह की परत को ढीला करने के लिए मिट्टी का यांत्रिक हेरफेर है और बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल स्थिति लाता है। टिल्थ क्या होता है? पौधों की वृद्धि के संबंध में मिट्टी की भौतिक स्थिति को क्या कहते हैं? हम लोग टिल्थ कहते हैं। ठीक है, जो इसकी फिजिकल सिचुएशन होती है, ठीक है, इसकी मिट्टी की, उसे कहते हैं हम लोग टिल्थ। वायु कटाव के 4 जो चरण होते हैं, जो इसके पार्ट होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। उच्छलन, ठीक है, निलंबन, सतह रेंगना। उच्छलन, निलंबन, सतह रेंगना, ये इसे कहते हैं हम लोग सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो जो वायु इरोजन होता है या इसे विंड इरोजन बोलते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। जैसे आपको उच्छलन दिख रहा है, उच्छलन का मतलब होता है साल्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे साल्टेशन। ठीक है, निलंबन को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंड जब कर देते हैं ना किसी अधिकारी को या किसी चीज़ को, जब सस्पेंड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबित कर देते हैं। ठीक है, सतह रेंगना इसको कहते हैं सरफेस क्रीप। ठीक है, सतह का जो इसकी लेयर होती है हट जाती है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, पानी के कटाव क्षरण के 4 चरण होते हैं। स्प्लैश होता है, शीट होता है, रिल होता है, गली होता है। ठीक है, जो अगर वाटर इरोजन की बात करते हैं, वाटर इरोजन 4 टाइप का होता है। एक होता है स्प्लैश बोले या इसे रेन ड्रॉप बोले। ठीक है, रेन ड्रॉप से होता है। ठीक है,
दूसरा होता है हमारा कौन सा, शीट होता है, शीट इरोजन होता है, इसमें लेयर हट जाती। एक होता है रिल इरोजन, इसमें छोटी छोटी नालियाँ बनती। एक होता है गली इरोजन, इसमें नालियाँ ये बड़ा आकार ले लेती हैं, ठीक है, ये होता है गली इरोजन, ठीक है। वाराबंदी, नहर सिंचित क्षेत्र में पानी की घूर्णी या रोटेशनल आपूर्ति, उसे कहते हैं वाराबंदी, ठीक है। गोभी बोरान विषाक्तता के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है। गोभी जो होती है हमारी जो कली क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इसमें बोरान की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। सबसे ज़्यादा बोरान की टॉक्सिसिटी किस में होगी, गोभी में होगी या कॉल क्रॉप्स में होगी। कितने पीपीएम पे हो जाती है, 0.033 पीपीएम से कम होता है, ठीक है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे कम यूरेज इनहिबिटर एग्रोटॉन या एनटीबीपी एनबीटीपी कौन सा है, भारत में एनसर्व के नाम से जाना जाता है। हाल ही में एटीएस अमोनिया थियोसुलेट एक यूरेज अवरोधक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है नाइट्रोजन इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब होता है अवरोधात्मक, अवरोध जो कि रुकावट पैदा करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, ठीक है। नाइट्रोजन जो हमारी जो सॉइल में नाइट्रोजन दी जाती है उसके फिक्सेशन में जो रुकावट पैदा करता है वो कौन कौन से होते हैं उसमें वही बताया गया है। जो यूरेज इनहिबिटर होता है जैसे एनबीपीटी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंसर बोलते हैं, एंसर बोलते हैं। एक होता है इसमें एएम होता है, ठीक है, ठीक है। यही सब जो होते हैं ये हमारे नाइट्रोजन इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। कितने होते हैं, कौन से होते हैं, नाइट्रोजन इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा H2PO4 अम्लीय, जब pH 6.5 या उससे कम होता है पर सबसे अधिक अवशोषित होता है। कौन सा, H2PO4 क्या होता है, सबसे अधिक अवशोषित होता है, ठीक है। PO4 pH का मान अधिक होने पर अवशोषित होता है, pH का मान जब अधिक होगा तब अवशोषित। इसमें एक होता है H2PO4, ठीक है, H2PO4, एक होता है H2PO4, यह भी हम आपको बताएंगे, H2PO4, ठीक है। एक होता है PO4, इसमें भी PO4, इसमें भी PO4। अगर आपका मान, ठीक है, अगर मान 7.2 pH से अगर कम होता है तो ये H2PO4 ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इसका मान 7.2 होता है तो दोनों H2PO4 और PO4 दोनों बराबर होंगे। अगर मान 7.2 से ज़्यादा होता है तो PO4 ज़्यादा होगा, H2PO4 कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं H2PO4 की तुलना में HPO4 की अवशोषित होने की दर बहुत धीमी होती है, ठीक है। चीलेट क्या होता है, आयरन मैग्नीज कॉपर जिंक के साथ जुड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे EDTA जो धीमी गति से जारी होने वाला सूक्ष्म बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे चिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं, ठीक है। जो आयरन फेकू, फे जैसे आयरन हो गया फेकू, फेको जिंक और मैग्नीज, फेको जिंक मैग्नीज को फेको जिंक मैग्नीज, ये सारे सारे कैसे हैं, चिलेट हैं, किससे जुड़े रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े रहते हैं जैसे EDTA से, ठीक है। फेल्सपार क्या होता है, सोलम के नीचे हिस्से में सेक्सियो ऑक्साइड जैसे आयरन एल्युमिनियम मैंने आपको बताया था कि संचय के साथ मिट्टी के एक समूह के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निरपेक्ष शब्द है, उसे कहते हैं फेल्सपार, ठीक है। सोलम क्या होता है, जो हमारे A+B संस्तर होता है इसे हम कहते हैं सोलम। क्या होता है, इसे हम कहते हैं सोलम। A+B+C जो संस्तर होता है इसे हम कहते हैं रिगोलिथ। क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिगोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो जो फेल्सपार बनता है, जो सोलम मतलब A+B के नीचे वाला भाग जो होता है, मतलब C वाला जो भाग होता है, वहाँ आयरन और एल्युमिनियम के जो होते हैं इनका जमावड़ा हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वहाँ पे जो हमारी मिट्टी का समूह बनता है उसे कहते हैं हम फेल्सपार कहते हैं। क्या कहते हैं, फेल्सपार कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण, एक सतह पर अणुओं का इकट्ठा होना उसे कहते हैं अधिशोषण, ठीक है। सन हेम्प क्रोटोलेरिया जंसिया हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। इसमें नाइट्रोजन 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उच्च मात्रा जमा होती है। कितनी, 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद ढैंचा आता है सस्बेनिया एक्यूलाटा, इसमें लगभग होती है 133 किलोग्राम, ठीक है। इसमें कितनी होती है, लगभग 133 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। अगर ढैंचा की बात करते हैं सस्बेनिया एक्यूलाटा होता है। अगर सनहेम्प या सनहेम्प का मतलब होता है सनई, सनई की अगर बात करते हैं इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सनहेम्प का साइंटिफिक नेम क्रोटोलेरिया एजेंसिया।
ढैंचा का होता है सस्पेनिया एक्युलाटा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सस्पेनिया रोस्ट्राटा में सिस्टम नोड्यूल पाए जाते हैं, इसलिए एरियल जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करता है सस्पेनिया रोस्ट्राटा में। फोलियर छिड़काव कम, जो हम लोग छिड़काव करते हैं कम मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने में उपयोगी होता है। जैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका हम किस में छिड़काव करते हैं, फोलियर स्प्रे में। कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कितना 5 से 60% और सल्फर 80% तक पाया जाता है, किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में। सतह की मिट्टी का तापमान हमेशा वायुमंडल से अधिक होता है। ठीक है, जो हमारी सॉइल होती है उसका टेम्परेचर हमेशा इन्वायरमेंट से अधिक होगा, ये कहा जा रहा है इसमें। अगला पॉइंट है हमारा पीएच में प्रत्येक इकाई के वृद्धि के लिए मैग्नीज आयरन की एकाग्रता 100 गुना बढ़ जाती है, मतलब 100 फोल्ड जो होती है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। 100 फोल्ड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर पीएच, ठीक है, यूनिट पीएच, अगर एक पीएच की मात्रा अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो मैग्नीज और आयरन की जो एक्यूमुलेशन या एकाग्रता है, ठीक, कंसंट्रेशन हो क्या 100 गुना फोल्ड हो जाती है, 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, एक पीएच बढ़ने पे क्या होता है, मैग्नीज, अगर क्वेश्चन आ जाए मैग्नीज और आयरन की कितने गुना जो है बढ़ जाता है, कितना 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, आदर्श एनपीके जो हमारी बिल्कुल आइडियल जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का अनुपात होता है, जो हमारे सीरियल होते हैं उनमें 4-2-1 होता है, दलहनी के लिए 1-2-1 होता है, मतलब 421 होता है सीरियल के लिए। ठीक है, और 121 होता है किसके लिए, ये होता है पल्स के लिए। पल्स के लिए कितना 121 और सीरियल के लिए 421। ठीक है, मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी का खनिज कौन सा, केओलिनाइट होता है। किसके लिए, केओलिनाइट, और किसके लिए उपयोगी होता है, जो हमारी रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, ठीक है, उसके लिए केओलिनाइट होता है। भूमिगत जलाशय जो आमतौर पर झरझरा चट्टान बनाने में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्विफर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्विफर कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं राइजोबियम कल्चर के साथ तैयार किए गए उर्वरक को नाइट्रोगिन के रूप में जाना जाता है। इनके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, निफ जीन जो है जिम्मेदार होता है। जो हमारा राइजोबियम कल्चर होता है, ठीक है, उसके लिए जो उर्वरक बनाया जाता है उसे नाइट्रोगिन के रूप में जाना जाता है। और इसमें जीन कौन सा लगता है, इसमें जीन लगता है निफ। कौन सा जीन लगता है, निफ जीन लगता है। क्षारीय मिट्टी में जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट होता है 15 से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है 4 से कम होती है। और पीएच जो है 8.5 से क्या होता है, बढ़ जाता है। ये 8.5 से बढ़ जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सोडिक या ऊसर, जिन्हें सोडिक या ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। कितना, जिन्हें सोडिक या ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अधिकतर पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज को। ठीक है, जो ज़्यादातर पौधे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको रिड्यूस रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज को। ठीक है, पीएच में एक इकाई परिवर्तन में अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी OH की गतिविधि को 10 गुना परिवर्तित करने का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज की मैंने बात बताई थी। अगर एक पीएच बढ़ता है, यूनिट पीएच अगर इंक्रीज होता है तो मैग्नीज और आयरन की मात्रा कितनी 100 गुना बढ़ जाएगी। कितनी, 100 गुना बढ़ जाती है या 100 फोल्ड बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करते हैं एक पीएच बढ़ता है तो इसमें हाइड्रोजन और OH, ठीक है, H की मात्रा और OH की मात्रा क्या होती है, 10 गुना तक परिवर्तित हो जाती है। कितनी, 10 फोल्ड जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पुस्तक मिट्टी की प्रकृति और गुण, नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की किसने लिखी है, C ब्रेडी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वे पदार्थ जिनको मृदा स्थिति में सुधार के लिए मिट्टी में डाला जाता है उन्हें सॉइल सुधार के अमेंडमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में सुधार के लिए डाला जाता है उन्हें सॉइल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है उसमें सुधार करना। अगला हम लोग बात करते हैं उर्वरक जो फसलों के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सबसे अधिक सांद्रित होता है उसे निर्जल अमोनिया कहते हैं। कौन सा, निर्जल अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना, 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जो उर्वरक
उर्वरक जो फसलों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए सबसे अधिक सांद्रित होता है, कंसंट्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे निर्जल अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया कहा जाता है। इंटरक्रॉप्स की बात करते हैं। इंटरक्रॉप्स के बीच जो पूरक या लाभदायक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे कहते हैं एनिडेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, एनिडेशन कहते हैं। एक होता है एरिलोपैथी। ठीक है, एरिलोपैथी में क्या होता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट के लिए हानिकारक केमिकल छोड़ता है, उसे कहते हैं एरिलोपैथी। ठीक है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उसे एरिलोपैथी। एनिडेशन क्या होता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को लाभ पहुंचाता है, उसे कहते हैं एनिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एनिडेशन कहते हैं। बालू जो सैंडी सॉयल होता है उसका बल्क डेंसिटी क्ले की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सैंडी सॉयल होती है उसकी बल्क डेंसिटी क्ले की तुलना में ज़्यादा होती है। हरी खाद वाली फसलों जैसे क्रोटोलेरिया जंसिया, जिसे सनहैम कहते हैं, सस्बेनिया एक्यूलाटा ढैंचा कहते हैं, ग्वार एवं चंवला को उगाकर उसी खेत में मिट्टी में दबा देते हैं, जो इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। ठीक है, एक टर्म होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू का मतलब होता है उसी खेत में उगाई गई फसल को उसी खेत में दबा देना, इन सिटू हो जाए। एक्स सिटू मतलब मान लो यहाँ पे एक खेत है, यहाँ पे दूसरी जगह खेत है, यहाँ पे हमारी हरी खाद की फसल जो है लगी है, तो यहाँ से हम फसल को लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे खेत में फैला देते हैं, उसके बाद इसकी जुताई कर देते हैं, उसमें दबा देते हैं। ठीक है, जो दूसरी जगह से लाई गई फसल है उसे एक्स सिटू कह देंगे। ठीक है, इन सिटू का मतलब उसी खेत में यहीं पे होगी और यहीं पे उसे दबा दिया गया, उसे कहते हैं इन सिटू। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा, कई पौधे जो ग्लेसेरिडा, पोंगेमिया पेनाटा, इपोमिया कॉर्निया आदि की हरी पत्तियां दूसरी जगह से काटकर अन्य खेत में लाई जाती हैं, इन्हें एक्स सिटू मैन्यूरिंग कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूसरी जगह से उठा के लाई जाती। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, पानी के कटाव का शीट अवस्था से सबसे खतरनाक होती जो वाटर इरोजन होता है। ठीक है, वाटर इरोजन उसकी सीट टाइप होता है। ठीक है, सीट इरोजन टाइप होता है, वो सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉइल की पतली परत होती है वो उखड़ जाती है। जब ये पतली परत उखड़ जाएगी तो यहाँ की जो फर्टिलिटी होगी, जो उस पर न्यूट्रिएंट होगी, वो भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इसीलिए सबसे जो घातक स्थिति मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, सीट इरोजन की। ठीक है, प्लांट ज्यामिति, जो प्लांट ज्योमेट्री होती है उससे तात्पर्य पौधों के आकार से है। ठीक है, जबकि फसल जो क्रॉप ज्योमेट्री होती है व्यक्तिगत पौधे के लिए उपलब्ध स्थान के आकार को संदर्भित करती है। ठीक है, अगर प्लांट ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, अगर प्लांट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये क्या किस पे निर्भर रहता है, ये जो हमारा प्लांट साइज पे निर्भर रहता है या प्लांट का आकार पे निर्भर रहता है। अगर क्रॉप ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, ये जो होता है ये इंडिविजुअल प्लांट पे निर्भर रहता है। ठीक है, मक सॉइल क्या होती है, अधिकतर जो अपघटित कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा को क्या कहते हैं, मक सॉइल कहते हैं। अपघटित कार्बनिक पदार्थ वाली मृदा को क्या कहते हैं, मक सॉइल कहते हैं। पीट की बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थ आंशिक रूप से विघटित होता है, मतलब जो हाईली डिकम्पोजिशन जिसमें होता है, हाईली डिकम्पोजिशन होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग मक सॉइल कहेंगे। इसमें पार्शली डिकम्पोजिशन होता है, मतलब आधा इसमें डिकम्पोज हुआ है, आधा डिकम्पोज नहीं हुआ, या थोड़ा डिकम्पोज, मतलब कम्प्लीटली इसमें डिकम्पोज नहीं होता, उसे हम कहते हैं पीट सॉइल। क्या कहते हैं, पीट सॉइल। मक में होता है पूरा हो जाता है, पीट में पार्शली होता है। ठीक है, और जो पीट होता है इसका जो पीएच होता है कितना होता है, लगभग 3.9 के करीब में होता है। कितना होता है, 3.9 के करीब में होता है। अगला हम बात करते हैं सेकेंडरी मिनरल, क्ले मिनरल क्या होते हैं, एक खनिज जो चट्टानों में कालांतर परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बना है, द्वितीयक खनिज के रूप में जाना जाता है, जैसे क्योलिन, मोनमोरिल्लोनाइट, इलाइट, जिप्सम। क्योलिन होता है, मोनमोरिल्लोनाइट होता है, इलाइट होता है और जिप्सम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 जो सोयल साइंस की है। ठीक है, इसके बारे में अब हम हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए बात करते हैं सॉयल। जो सॉयल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, सोलम। सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। ठीक है, सोलम का अर्थ होता है क्या होता है, फ्लोर या फर्श। मिट्टी की परिभाषा, मिट्टी एक गतिशील प्रकृति निकाय है जिसमें 3 आयाम में 3 डायमेंशनल संरचनाएं होती हैं। ठीक, इस तरीके से। ठीक है,
जो खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ जीवित रूपों में बनती हैं, जिसमें पौधे उगते हैं, उसे कहते हैं क्या? फ्लोर या मिट्टी। ठीक है, कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इडेफोलॉजी पेडोलॉजी क्या होता है। इडेफोलॉजी की बात करें, जो फसलों के विकास, पोषण एवं उपज के संबंध में मिट्टी के विभिन्न गुणों का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब इसका डेवलपमेंट, इसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इसकी यील्डिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी कहते हैं। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ। इडेफोस मतलब मिट्टी, लोगोस का मतलब अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन करना, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी के अनुसार मिट्टी पौधों के लिए प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, नेचुरल जो हैबिटेट होता है। ठीक है, किसके लिए? पौधों के लिए। कौन सा होता है? मिट्टी होता है। पेडोलॉजी की बात करते हैं, मृदा की उत्पत्ति, जो ओरिजिन होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है और इसका डिस्क्रिप्शन होता है। ये सब किस में हम अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में। ठीक है, किसमें? पेडोलॉजी में। अगला हम बात करते हैं, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पेडोन मतलब मिट्टी, लोगोस मतलब अध्ययन। दोनों का अर्थ होता है, जो पेडोलॉजी इडेफोलॉजी दोनों ग्रीक से बना हुआ है, दोनों का अर्थ होता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, पेडोलॉजी एक आसान भाषा में जो इडेफोलॉजी होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पेडोलॉजी की, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मतलब होता है हमारी, जैसे हम लोग हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ हुआ। ठीक ठीक है, अगर हम अपने बारे में बात करें तो मेरा ओरिजिन कहाँ हुआ। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन या हमारा जाति धर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन की, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम पैदा तो हो गए, उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे हमारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, हम किससे बने हैं, तो ये चीज़ें किस में हो जाएंगी? ये मिट्टी की किस में हो जाएंगी? इडेफोलॉजी में हो जाएंगी। इडेफोलॉजी में हो जाएंगी। ठीक है, इडेफोलॉजी में हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में। आप पेडोलॉजी क्या होता है? ओरिजिन हो गया। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, वो उसका क्लासिफिकेशन हो, ये सब किस में? पेडोलॉजी में आ जाएगा। इडेफोलॉजी में उसके बारे में, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा, कैसे नई मिट्टी बनी। ठीक है, दूसरी मिट्टी कैसे बनी, उसका कॉम्बिनेशन क्या, ये सभी किस में पढ़ते हैं? इडेफोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉइल साइंस एवं पेडोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है बीबी डाकुचेव को। ठीक है, इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी और सॉइल साइंस के पिता कौन है? बीबी डाकुचेव। पेडोलॉजी के अनुसार मिट्टी एक प्राकृतिक निकाय है। कैसा? नेचुरल निकाय है। ठीक है, नेचुरल डायमेंशन है। ठीक है, इडेफोलॉजी जो नॉर्मली अगर इसकी बात करें तो 3 डायमेंशन है। ठीक है, वहीं अगर पेडोलॉजी के बारे में बात करें तो ये क्या कहता है? पेडोलॉजी कहता है कि जो हमारा मिट्टी सॉइल होती है वो नेचुरल डायमेंशन होती है। ठीक है, उसका डायमेंशन कहता है नेचुरल होता है। चट्टानों के प्रकार की बात करते हैं, किस प्रकार की कितनी चट्टानें, उनका उदाहरण क्या है। ठीक है, पहला इग्नियस जो हमारी रॉक होती है उसके बारे में। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या होती है? ग्रेनाइट बेसाल्ट होती है। ठीक है, सेडिमेंट्री की बात करते हैं, चूना पत्थर, रेत पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया। ठीक है, कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? नीस हो गया, संगमरमर हो गया। ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, स्लेट हो गया। ये सारी की सारी कौन सी हैं? ये सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाएंगी। सारी की सारी क्या होंगी? मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाएंगी। ठीक है, अगला बात करते हैं मेटामॉर्फिक या क्रांतिक चट्टानों का पैतृक, जो उनके पैरेंट मटेरियल, उनके बारे में बात करते हैं। जो नीस बनती है किससे बनती है? ग्रेनाइट से बनती है। नीस की बात करें, ग्रेनाइट से बनी। ग्रेनाइट, इसको ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं ग्रेनाइट, इसे इंग्लिश में लिखते हैं नीस। यानी ग्रेनाइट से जीएन से हम याद कर सकते हैं, इसको भी नीस से याद कर सकते हैं। संगमरमर जो मार्बल होता है उसे क्या कहते हैं? संगमरमर। चूने का मतलब जो लाइम स्टोन होता है, चूना कैसा होता है? सफ़ेद होता है। संगमरमर कैसा होता है? ये भी सफ़ेद होता है। ऐसे याद रख सकते हैं। एक होता है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन की से क्या बनता है? सैंड स्टोन क्वार्ट्ज बनता है। क्या बनता है? क्वार्ट्ज जो है सैंड स्टोन से बनता है। सेल से क्या होता है? यानी सेल से क्या होता है? स्लेट बनता है। क्या बनता है? स्लेट बनता है। ठीक है, सेल से स्लेट बनता है। अगला हम बात करते हैं जो अर्थ मिनरल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अर्थ मिनरल की बात करते हैं, सबसे पहले कौन आता है? क्वार्ट्ज आता है। क्वार्ट्ज आता है, या इसे क्या कहते हैं? सिलिका या SiO2 कहते हैं। यह रेतीली अंश का मुख्य घटक होता है। कितना होता है? रेतीली अंश का जो मेन जो कंपोनेंट होता है कौन सा होता है? क्वार्ट्ज होता है। पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट होती है उस पर 36% तक इसका गठन पाया जाता है। ठीक है, कितना? 36% पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में मुक्त सिलिका युक्त चट्टानें, जिन्हें क्षार के रूप में के साथ नहीं जोड़ा जाता है, उन्हें एसिड चट्टानें कहा जाता है। ठीक है,
उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एसिड चट्टानें कहा जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एसिड चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एसिड चट्टानें कहते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट कैसी है? एसिड रॉक है। इसमें क्वार्ट्ज शुद्ध रूप में एक मुख्य घटक के रूप में जो क्वार्ट्ज होता है, ठीक है, ये एक मेन कंपोनेंट के रूप में उपस्थित रहता है किसमें? ग्रेनाइट में। अगला हम बात करते हैं बेसाल्ट, जिन्हें हम क्षारीय रॉक कहते हैं। जैसी बुनियादी चट्टानों में केवल थोड़ी सी सिलिका का अंश होता है। यदि इन्हें कोई मुक्त सिलिका हो तो, ठीक है, यदि इसमें कोई मुक्त सिलिका हो तो इसमें थोड़ी सी जो सिलिका होती है उसका अंश रहता है, ठीक है, इन्हें बेसाल्ट कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट हमारी कैसी हो गई? ये हमारी एसिड रॉक हो गई। कैसी? एसिड रॉक हो गई, ठीक है। बेसाल्ट हमारी कैसी हो गई? बेसाल्ट हमारी कैसी होगी? बेसिक रॉक हो गई। बेसाल्ट बेसिक ऐसे याद करते हैं, बेसाल्ट से बेसिक हो जाएगा और ग्रेनाइट तो एसिड हो ही जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार K2O AlO3 6SiO2, ये जो अर्थ क्रस्ट होता है इसमें लगभग 48% पाई जाती है। कौन सी? फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार का आसानी से जो वेदरिंग होती है हो जाती है और हाइड्रोलिसिस होने पर क्ले मिट्टी को जन्म देता है, ठीक है। जो हमारा फेल्ड्स्पार होता है इसमें हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जो इसके जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जब जल के अणु टूट जाएंगे तो ये किस मिट्टी को जन्म देंगे? ये क्ले मिट्टी को जन्म देंगे, ठीक है। इसकी जो वेदरिंग होती है ये आसानी से हो जाती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगली हमारी जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? माइका। अगला कंपोनेंट कौन सा है हमारा? माइका है, ठीक है। इसे सफ़ेद माइका या काला माइका की तुलना में बोला जाता है। इसमें सफ़ेद माइका और काला माइका दोनों होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाइट माइका की, एक होता है वाइट माइका, ठीक है, एक होता है ब्लैक माइका। वाइट माइका की बात करते हैं, ब्लैक माइका की बात करते हैं, ठीक है। अगर वाइट माइका की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे जो ब्लैक माइका से अधिक रेसिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए, ठीक है। मतलब वेदरिंग का मतलब होता है मिट्टियों का टूटना फूटना, ठीक है। किसी चीज़ का टूटना फूटना क्या होता है? वेदरिंग होता है। तो मिट्टियों का टूटना, सॉइल वेदरिंग की बात करते हैं तो मिट्टियों का टूटना फूटना, यानी जो ब्लैक माइका होती है, ठीक है, ये जो है वाइट माइका से जल्दी वेदरिंग हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं जो वाइट माइका होती है ब्लैक माइका से ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है किसमें? वेदरिंग में। अगला, माइका फेल्ड्स्पार और अन्य सिलिकेट की तुलना में अपक्षय से अधिक प्रतिरोधी होती है। और जो अगर हम बात करते हैं, तीन चीज़ें हमने पढ़ी, फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज और एक होता है हमारा माइका, ठीक है। अगर वेदरिंग की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंट होता है कौन सा होता है? वेदरिंग रेसिस्टेंट कौन सा होता है? तीनों में माइका होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 48% फेल्ड्स्पार पाया जाता है, 36% क्वार्ट्ज पाया जाता है और 10% क्या पाया जाता है? माइका पाया जाता है। कितना? 10%, ठीक है। अगला हम बात करते हैं वेदरिंग के लिए प्रतिरोधी खनिजों का अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही मतलब घटता क्रम। सबसे ज़्यादा जो अवरोधी कौन सी है? मस्कोवाइट हो जाएगी, फेल्ड्स्पार हो जाएगा और बायोटाइट हो जाएगी। और उसके बाद सबसे जो आसानी से वेदरिंग हो जाएगी कौन सा? कैल्साइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो इजी वेदरिंग हो जाएगी कैल्साइट हो जाएगी, ठीक है। रेसिस्टेंट कौन सी होगी? ज़्यादा रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी कौन सी होगी? ये हो जाएगी क्वार्ट्ज। क्या हो जाएगी? क्वार्ट्ज जो है ज़्यादा प्रतिरोधी हो जाएगी, ठीक है। माइका पृथ्वी की प्रॉपर्टी का लगभग 10% हिस्सा या दो प्रकार की होती है। एक पोटाश माइका होती है, ठीक है, एक मैग्नीशियम माइका होती है, ठीक है। इसमें दो टाइप की माइका पाई जाती है, पोटाश माइका और मैग्नीशियम माइका। पोटाश माइका को वाइट माइका भी कहा जाता है। पोटाश को क्या कहता है? वाइट माइका भी कहा जाता है, ठीक है। स्पष्ट और पारदर्शी होता है और मस्कोवाइट अभ्रक के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मस्कोवाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कोवाइट बोलते हैं, ठीक है, वाइट माइका को या पोटाशियम माइका को। मैग्नीशियम माइका, इसे हम ब्लैक माइका कहते हैं। जब ब्लैक माइका कहेंगे तो यानी कि वेदरिंग के लिए इसके प्रति जल्दी वेदरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है। अगर सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं, चट्टानों खनिजों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जो हमारी रॉक्स होती हैं और जो मिनरल होते हैं, ठीक है, उनका जो वेदरिंग होती है उससे क्या होता है? सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया या 1 इंच ऊपर की मिट्टी बनने में लगभग 200 से 1000 साल लगते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं 200 से 1000 साल 1 इंच मिट्टी बनने में लगते हैं, ठीक है। जोफे के अनुसार, जोफे दो प्रकार की मिट्टी का
निर्माण बनाने वाले कारकों निष्क्रिय और सक्रिय की पहचान करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि दो टाइप के क्या होते हैं, कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं। एक होते हैं एक्टिव फैक्टर, एक होते हैं पैसिव फैक्टर। ठीक है, एक होते हैं एक्टिव फैक्टर, एक होते हैं पैसिव फैक्टर। ये किसने कहा, ये कहा जोफे ने। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पैसिव फैक्टर कौन से होते हैं और एक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर पैसिव की बात करते हैं तो पैतृक जो पैरेंट मटेरियल होता है वो होता है हमारा क्या, पैसिव फैक्टर। ठीक है, एक होता है हमारा टोपोग्राफी, ये भी हमारा क्या होता है, पैसिव फैक्टर। एक होता एज ऑफ लैंड, मतलब जो भूमि की उम्र है वो भी हमारा कैसा होता है, पैसिव फैक्टर। एक्टिव की बात करते हैं जो हमारा क्लाइमेट होता है, ठीक, क्लाइमेट होता है वो भी हमारा एक्टिव होता है। जो हमारा जीवमंडल या जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारा वेजिटेशन होता है, मतलब वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, या हमारा जो एनिमल होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे हमारे एक्टिव फैक्टर होंगे। ठीक है, क्लाइमेट और जो वेजिटेशन एनिमल होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्टिव। इनके अलावा जो भी है हमारे वो कैसे होते हैं, पैसिव फैक्टर। ठीक है, एच जेनी के अनुसार की बात करते हैं, जोफे ने एक्टिव पैसिव टर्म दिया, जेनी ने क्या दिया, इनके अनुसार मिट्टी बनाने वाले कारकों का मूल समीकरण है। इन्होंने एक फार्मूला दिया, एस बराबर एफ क्लोरपिट। इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एस बराबर एफ क्लोरपिट, ClORPT, इसे क्लोरपिट के नाम से याद रखो। क्या, क्लोरपिट। क्लोर का मतलब होगा ClOR हो गया और PT पिट का मतलब PT हो जाएगा। क्लोरपिट के नाम से याद रखो। इसमें S जो होता है मिट्टी बनाने वाला कारक होता है। F मतलब एक इंडिपेंडेंट जो होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, केवल एक लगाया जाता है। ठीक है, F। Cl का मतलब होता है क्लाइमेट, या इसे क्या बोलते हैं, Cl मतलब क्लाइमेट या जलवायु बोल देते हैं। ठीक है, O क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। R क्या होता है, रिलीफ कहते हैं, इसे रिलीफ कह देंगे या इसे टोपोग्राफी कह देंगे, रिलीफ कह देंगे या टोपोग्राफी कह देंगे। ठीक है, एक होता है पी का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल। क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो इन जैसे के द्वारा जो फार्मूला दिया गया है इसमें आर का अर्थ क्या होता है। आपको ऑप्शन दे देगा, क्लाइमेट होगा, रिलीफ होगा, या पेरेंट मटेरियल होगा, या ऑर्गेनिज्म होगा। तो आप अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, इसे ध्यान से ये क्लास की हुई है तो आपको पता चल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। ठीक है, रिलीफ ना दे के आपके ऑप्शन में टोपोग्राफी रख देगा तो उसका टोपोग्राफी भी ऑप्शन, आप जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, टोपोग्राफी भी आपका सही हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। मृदा के सभी क्षितिज परतों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हमारी मिट्टी है, मिट्टी को हम जब काटते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो कुछ संस्तर हैं वो दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तथा मृदा की व्यक्तिगत क्षितिज परतों को सॉइल हॉरिजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल हॉरिजन्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सॉइल प्रोफाइल की परिभाषा दी हुई होती, उसको आपको देखना होता कि सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल हॉरिजन की परिभाषा दी होगी। ठीक है, जो सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है, ये क्षितिज रूप से काटा जाता है। मिट्टी को जब क्षितिज रूप से काटा जाता है, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, मतलब ये मैंने मिट्टी को काटा, ये बड़ा टुकड़ा मैंने निकाला, ठीक है, उसे हमने क्या कहा, सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल में छोटे छोटे से हमें संस्था दिखाई देते हैं। मान लो ये मिट्टी बहुत गहरी है, काली है, ये थोड़ी लाल है, ये किसी और कलर की है, तो इस तरीके से हम लोग संस्तर को जांचते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल हॉरिजन्स कहते हैं। ठीक है, जो सॉइल हॉरिजन्स होते हैं OABC संस्तर में वर्गीकृत होता है। कौन, OABC, कौन सा, OABC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा O हॉरिजन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। O हॉरिजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा O हॉरिजन होता है यह कार्बनिक संस्तर होता है। कैसा होता है, ऑर्गेनिक हॉरिजन होता है, जो खनिज मृदा के ऊपर मौजूद रहता है। ठीक है, जो मिनरल हमारी सॉइल होती है, मिनरल सॉइल होती है, उसके ऊपर मौजूद रहता है। यह आमतौर पर वन क्षेत्रों में पाया जाता है। जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनमें पाया जाता है वो संस्तर। ठीक है, इस संस्तर के वो संस्तर बिना जुताई वाली जो वर्जिन सॉइल होता है, इन सॉइल को क्या
क्या कहा जाता है, वर्जिन सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्जिन सॉइल कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन भी आपको साथ में बताते हुए चलते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमारी जो MCQ की क्लास है उसको भी अटेंड करनी, क्योंकि आपके जितने भी थ्योरी वाला पोर्शन हो रहा है उसको पढ़िए, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन हमारी क्लास जो MCQ की पढ़ी है, टॉपिक वाइज पढ़ी, उसको भी आप अटेंड करिए। ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि लोग 100 रुपये दे के इनरोल करते हैं, फिर वहाँ पे केवल सुंडा की MCQ लगाते हैं, RK शर्मा की MCQ। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आपको फ्री में अपलोड कर दी गई हैं क्लासें, उनको देखिए। और उसमें ये नहीं है कि आपको एक ही ऑप्शन बताया जा रहा है, उसमें चारों ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन के बारे में भी बताया जा रहा है। ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, इसे क्या कहते हैं, इसे वर्जिन सॉइल भी कहते हैं। आपके पास वही मैं बता रहा था, क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, कौन सा हॉरिजन है या कौन सा संस्तर है जिसे हम वर्जिन सॉइल के रूप में जानते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया गया O, A, B, C। तो आपको, अगर आपने मेरी क्लास की हुई है तो आपको पता हो जाएगा कि उस संस्तर को क्या कहते हैं, ओ हॉरिजन या ओ संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ संस्तर। अब ओ संस्तर में आपने अगर पढ़ा है तो ये भी जान गए होंगे, ये किस एरिया में पाई जाएगी, फॉरेस्ट एरिया, जंगली एरिया में पाई जाएगी। ठीक है। ये किस पे मौजूद रहती है, ये मिनरल सॉइल के ऊपर मौजूद रहती है। ठीक है। जो मिनरल संस्तर होता है, ये मिनरल सॉइल होती है, उसके ऊपर मौजूद रहती है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं ए संस्तर या एल्लुवियल संस्तर। कृषित मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है। ठीक है। कृषित मृदा मतलब जो अरेबल सॉइल होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अरेबल। ठीक है। जिनमें खेती की जा सकती है। तो जिस संस्तर में हम लोग खेती करते हैं उसके सबसे ऊपर वाला संस्तर जो होता है उसे कहते हैं ए संस्तर। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से युक्त होता है। ठीक, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो निचले संस्तरों की तुलना में गहरे रंग का रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ठीक है। जो ए संस्तर होता है, मान लो इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है। मान लो ये ए संस्तर हो जाएगा, तो ये जो होता है ये इससे गहरा होगा। ठीक है। नीचे संस्तर से ऊपरा संस्तर क्या होगा, गहरा होगा। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, यह अधिकतम लीचिंग या वॉशिंग आउट का क्षेत्र माना जाता है। इसमें पोषक तत्व गतिशील मोबिलाइजेशन होते हैं। मतलब वॉशिंग आउट क्या होता है, मान लो इस पे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं, आपको थोड़ा इसे इस कलर से दिखाते हैं। ठीक है। मान लिया ये हमारा हॉरिजन है। ठीक ठीक, ये हमारा संस्तर है। ठीक है। इसको हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारा मान लो न्यूट्रिएंट है। ठीक है। ये हमारा ए संस्तर है, ये हमारा बी संस्तर है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होंगी, ये न्यूट्रिएंट निच्छालित होकर कहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, ये बी संस्तर में आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से गायब हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे, बी संस्तर में आ जाएंगे। जब ये बी संस्तर में आ जाएंगे, ठीक है, जब ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं बी संस्तर में आ जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वॉशिंग आउट। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट क्या होता है, वॉशिंग आउट होता है, आउट का मतलब बाहर जाना, वॉशिंग मतलब धुल के बाहर जाना, मतलब पानी के साथ जो हमारे न्यूट्रिएंट नीचे की तरफ बह आते हैं उसे कहते हैं वॉशिंग आउट। बी को हम यहीं पे आपको बता दें, इसे कहते हैं वॉशिंग इन। ठीक है। वॉशिंग इन मतलब जो संस्तर इन न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करता उससे कहते हैं वॉशिंग इन या बी संस्तर कहते हैं। वॉशिंग आउट कौन सा संस्तर होता है, ए संस्तर होता है। आउट मतलब बाहर जाते हैं, ए संस्तर से बाहर जा रहे हैं, वॉशिंग आउट हो गया। वॉशिंग इन मतलब इन हो रहा, मतलब अंदर आ रहे हैं किसमें, बी संस्तर में, इसे कहेंगे वॉशिंग इन। ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ए एल्लुवियल संस्तर के रूप में 3 संस्तर होते हैं। A1 संस्तर या खनिज मृदा का ऊपरी एवं कार्बनिक मृदा से भरपूर संस्तर होता है। ठीक है। E व O2 जो संस्तर हो, A2 संस्तर हो, ये क्ले, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अधिकतर उत्थान का संस्तर होता है। ठीक है। AB व EB संस्तर या A और E एवं B के बीच का संस्तर होता है। ठीक है। जिसे A3 भी कहा जाता है। ठीक है। A और B के बीच का संस्तर, इसे A3 भी कहा जाता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं इल्लुवियल संस्तर। क्या होता है इल्लुवियल संस्तर, इल्लुवियल की बात करते हैं, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट क्ले जैसे पदार्थों का अधिकतम संचयन, ठीक है, या इमोबिलाइजेशन या एक्यूमुलेशन जो होता है इस संस्तर में होता है। ठीक है। हमने अभी आपको बताया था, ए से जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं आयरन और एल्युमिनियम के, ये कहाँ से वॉशिंग आउट हो जाते हैं। ठीक है। किस में पहुँच जाते हैं, बी में पहुँच जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग वॉशिंग इन कहेंगे।
वॉशिंग इन के साथ साथ इसे इल्लूवियल भी कहते हैं, इल्लूवियल भी कहते हैं, इल्लूवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। और ए को इल्लूवियल कहते हैं, इल्लूवियल कहते हैं। मतलब बी से पहले ए आता है, आई से पहले ई आएगा, यानी ए के साथ ई आएगा, ठीक है, बी के साथ आई आएगा, ठीक है। अगर ए आपको क्वेश्चन आ जाता है या आपसे कोई पूछता है कि हमारा जो ए हॉरिजन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इल्लूवियल कहेंगे, आई वाला इल्लूवियल कहेंगे या ई वाला इल्लूवियल कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ई वाला इल्लूवियल कहेंगे। आई वाला किसे कहेंगे, बी वाले को, यानी बी के पहले क्या आता है, ए आता है, और आई के पहले क्या आता है, ई आता है, यानी आई के पहले क्या आएगा, ई आएगा, यानी ए में आएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। इस संस्था में शुष्क क्षेत्रों में जो हमारे ड्राई एरियाज होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एवं अन्य लवणों का जमाव हो जाता है, ठीक है। यह संस्तर उप मिट्टी जो सब सॉइल होता है उसके ऊपर रूप में पाया जाता है, ठीक है। जो बी हॉरिजन होता है, ठीक है, बी हॉरिजन होता है, ये जो होता है सब सॉइल के रूप में भी जाना जाता है, सब सॉइल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इस संस्था में जुताई कार्य द्वारा नहीं हो सकता, ठीक है। इस संस्था में जुताई कार्य जो होता है उस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ऊपरी परत नहीं दूसरी परत पाई जाती है मिट्टी की। अगला जो हमारा संस्तर है सी संस्तर है। कौन सा संस्तर है, सी संस्तर है। यह सोलम ए बी के नीचे पाया जाने वाला अनकॉन्सोलिडेटेड संस्तर होता है। ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, सोलम कहेंगे। तो सोलम के नीचे वाला जो पार्ट होगा, जो संस्तर होगा, उसे सी संस्तर कहते हैं, ठीक है। यह कम से कम इसमें वेदरिंग होती है। इस संस्तर में कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सीमेंटेशन का संचयन होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सी संस्तर कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया ए बी क्या हो जाएगा, सोलम, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इसे रिगोलित कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मिट्टी के प्रमुख घटक जो कंपोनेंट होते हैं। सॉइल कंपोनेंट की बात करते हैं, सॉइल कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, मान लिया ये हमारा सॉइल का कंपोनेंट है, इससे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें मिनरल पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितने 45%, कितना पाया जाएगा 45%, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, कितना पाया जाएगा 5% पाया जाएगा, ये ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर एयर की बात करते हैं, एयर कितना 25% पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर वाटर की बात करते हैं, वाटर भी कितना पाया जाएगा 25% पाया जाएगा, कितना 25% वाटर भी पाया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मिट्टी के गुण के बारे में, ठीक है। जो क्वालिटीज़ होती हैं सॉइल की उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसा गुण है मिट्टी का जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह मिट्टी के कणों के आकार को संदर्भित करता है, ठीक है। जो सॉइल के टेक्सचर होता है, जो मिट्टी का कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, उनके आकार को दर्शाता है कौन, मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर, ठीक है। मिट्टी में बालू, जो सैंड होती है, सिल्ट होती है, और जो क्ले होती है, इसके कणों के सापेक्ष अनुपात को मिट्टी गठन या मृदा कणाकार कहते हैं, ठीक है। यह मृदा की मूल विशेषता है, ठीक है, इसे बदला नहीं जा सकता, कांट बी चेंज, ठीक है, कांट बी चेंज, कांट बी चेंज, इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। यह सबसे महीन कण, इसमें जो सबसे महीन कण होता है किसका होता है, क्ले का होता है। इसलिए सबसे अधिक क्रियाशीलता एवं जल धारण क्षमता किसकी होती, क्ले की होती, ठीक है। जिसमें कण का आकार सबसे कम होगा, सबसे महीन होगा, उसकी ही जल धारण क्षमता सबसे अधिक होगी, यानी कि क्ले की, ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्षेत्र की स्थिति एवं मृदा कणाकार आमतौर पर फील पद्धति पर निर्धारित की जाती है। किस पे, फील पद्धति पर निर्धारित की जाती है। मिट्टी की यांत्रिक विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। यह 2 mm व्यास के नीचे मिट्टी की मात्रा को निर्धारित करने की प्रक्रिया, यह मृदा कणाकार वर्गों को निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है। जो मिट्टी की यांत्रिक विश्लेषण है, मिट्टी कणाकार के यांत्रिक विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पिपेट और ब्यूफोर्स हाइड्रोमीटर विधि से आम तरीके हैं, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय पिपेट और ब्यूफोर्स हाइड्रोमीटर है, इससे क्या होता है, मिट्टी का कणाकार जो है मापा जाता है, ठीक है। इसकी यांत्रिक विश्लेषण जो है किससे किया जाता है,
पिपेट से और बिफोर्स हाइड्रोमीटर से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पिपेट विधि अवसादन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? अवसादन के सिद्धांत पर आधारित है। मृदा कड़ाकार वर्ग त्रिकोणीय पाठी आरेख द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो त्रिकोणीय पाठी आरेख होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन सा? मृदा कड़ाकार। ठीक है, हम बात करते हैं कुल 12 टेक्सचरल क्लासेस होती हैं। टेक्सचरल क्लासेस की बात करते हैं, कितनी होती है? 12 होती। लेकिन जो रेत होती, सैंड होती, सिल्ट होती और क्ले, ये 3 प्रमुख पाई जाती हैं। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, ये प्रमुख 3 होती हैं। इनसे मिलती जुलती ही अगर बनाते हैं, ठीक है, इससे इसकी बनाते हैं, इससे इसकी, फिर इससे इसकी, फिर इन तीनों की, तो ऐसे अगर हम बनाएं तो 12 टेक्सचर क्लासेस हो जाएंगी। मेनली कितनी होती? 3 होती। ठीक है, अगर सैंडी सॉयल है, रेतीली मृदा है, उसमें 85% सैंड होना चाहिए। अगर सिल्ट सॉयल है तो उसमें 80% से ज़्यादा सिल्ट होना चाहिए। अगर क्ले सॉयल है उसमें 40% से अधिक क्ले होना चाहिए। ठीक है, अगर सैंड है तो 85% से ज़्यादा सैंड होना चाहिए। अगर सिल्ट है तो उसमें 80% तक सिल्ट होना चाहिए। अगर क्ले है तो क्ले में 40% से अधिक क्या होना चाहिए? क्ले होना चाहिए। कितना? 40% से अधिक। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अन्य मिट्टी के बजाय क्ले मृदा में सबसे अधिक संख्या में रंध्रावकाश होते हैं। रंध्रावकाश का मतलब होता है जो पोर स्पेस होते हैं सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? क्ले में होते हैं। जबकि मोटे आकार के रंध्रावकाश बालू, ये जो सैंडी सॉइल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मोटे प्रकार के रंध्रावकाश किस में पाए जाएंगे? बालू या सैंडी सॉइल में। महीन और सबसे ज़्यादा जो पोर स्पेस किस में पाए जाएंगे? क्ले सॉइल में पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिट्टी के कणों का आकार। ठीक है, मिट्टी के कणों के आकार के बारे में बात करें। ठीक है, तो बजड़ी जो हमारी सैंड होती है, ठीक है, उसका जो कणों का आकार होता है 2 से 0 तक होता है। कितना होता है? 2 से 0 तक होता है या 2 के ऊपर होता है। ठीक है, मोटी बालू का आकार, ठीक है, जो कोर्स सैंड होती है, जिसे क्या बोलते हैं? COARAC, कोर्स सैंड जिसे बोलते हैं, उसका आकार होता है 0.2 से 2 तक होता है। ठीक है, 2.0 तक होता है। महीन रेत का जो फाइन सैंड होती है उसका 0.02 से 0.22 mm होता है। ठीक है, सिल्ट का आकार 0.02 से 0.002 mm होता है। क्ले का आकार होता है 0.002 mm से कम होता है। ठीक है, तो ये हमें ज़रूर याद करना, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट टेबल। ठीक है, वहीं लोमी सॉइल की बात करते हैं। ये मृदा सभी टेक्सचर वर्गों में कृषि उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? लोमी सॉइल, क्योंकि यह रेतीली मिट्टी की तुलना में अधिक पानी और पोषक तत्वों को रोकती है और क्ले मिट्टी की तुलना में बेहतर जल निकासी और एरिएशन और जुताई के गुण होते हैं। ठीक है, इसकी 3-3, 4-4 खूबियाँ होती हैं। अगर सैंड के बारे में बात करें, ठीक है, जो लोमी सॉइल होती है, ठीक है, ये क्या करती है? ये सैंड से अधिक पानी और पोषक तत्वों को रोकती है। क्ले से क्या करती है? क्ले से ज़्यादा क्या होता है? इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा हो जाता है। ठीक है, एरिएशन सबसे अच्छा होता है, एरिएशन सबसे अच्छा होता है। और क्या होता है? और इसमें जो टीलेज ऑपरेशंस होते हैं वो उसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो कृषि के लिए है, सबसे अच्छी कौन सी? लोमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, हैवी सॉइल की बात करते हैं। ये अधिकांश फसलों के उपयुक्त है। हैवी सॉइल की बात करते हैं। क्ले मिट्टी महीन बनावट होने से चिपचिपाहट एवं सामंजस्य लाती है। ठीक है, साथ ही कृषि औजारों के पारित होने पर प्रतिरोध को प्रेरित करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कृषि औजारों को पारित होने पर पैदा होने वाला प्रतिरोध मिट्टी को भारी बनाता है। ठीक है, ये मिट्टी कपास, चावल, सोयाबीन, ज्वार के लिए उपयुक्त है। मतलब इसकी जो रेसिस्टेंसी पावर है, ठीक है, जो टीलेज के प्रति अगेंस्ट जो रेसिस्टेंसी पावर है, उससे उसके द्वारा इसे हम भारी और हल्की मृदा के रूप में जानते हैं। इसकी रेसिस्टेंसी पावर, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती? ज़्यादा होती, इसीलिए ये भारी मिट्टी हो जाती। वहीं अगर आगे हम बात करते हैं लाइट सॉइल की या हल्की मिट्टी की, रेतीली मिट्टी क्ले मिट्टी की तुलना में जुताई करने वाले यंत्रों के साथ साथ कम प्रतिरोध करती, इसीलिए बालू मिट्टी हल्की मानी जाती। इसमें कोई वेट का नहीं होता कि ये हैवी मिट्टी है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, लाइट मिट्टी नहीं। इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, भारी की होगी वो ज़्यादा होगी और जो हल्की होगी वो कम होगी। ठीक है, अगर भारी की बात करते हैं उसमें कपास वगैरह लगाया जा सकता है। हल्की में मूंगफली हम लगाते हैं, आलू, तंबाकू, दलहनी फसलों को
इसमें लगाया जाता है या सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है। इसलिए जो इसके लिए मृदा के भारी और हल्का शब्द का तात्पर्य मिट्टी के द्वारा लागू की गए प्रतिरोधों की मात्रा से जो औजारों के मृदा में पारित होने पर लगता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। दूसरा हमारा कौन सा है प्रॉपर्टीज़ की, सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है जो सॉइल टेक्सचर है वहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सॉइल टेक्सचर तक आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं सॉइल स्ट्रक्चर पे। यह मिट्टी के कणों जैसे बालू, सिल्ट और क्ले कणों का व्यवस्थापन मृदा संरचना कहलाती है। मतलब अरेंजमेंट कैसा है उसको हम क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। मृदा का यह गुण कृषि क्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। ठीक है, जो इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके द्वारा इसे चेंज किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। मृदा की स्फेरॉइडिकल स्ट्रक्चर जिसमें क्या आता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर, ये इसमें रंध्र पाए जाते हैं, फसल उत्पादन के सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे अच्छा जो इसमें मृदा कौन सी होती है, लोमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। मृदा कणों के प्राकृतिक समुच्चयन जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको कहते हैं पेड़। ठीक है, जो नेचुरल जो ढेले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पेड़ कहते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल होते हैं जो हम लोग जुताई वगैरह से बनते हैं उन्हें कहते हैं क्लॉड। क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्लॉड। ठीक है, जो नेचुरल होंगे उन्हें पेड़ कहेंगे, जो आर्टिफिशियल होते हैं उन्हें कहते हैं क्लॉड कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्लॉड क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया मिट्टी के सुसंगत द्रव्यमान का जुताई द्वारा किसी भी आकार में टूटने को क्या कहते हैं, क्लॉड कहते हैं। ठीक है, मृदा संरचना का वर्गीकरण अगर बात करते हैं, संरचना का अध्ययन प्राकृतिक परिस्थितियों में क्षेत्र में किया जाता है और इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है प्रकार, पेड़ के आकार या रूप और व्यवस्था के पैटर्न को प्रकार कहते हैं। ठीक, वर्ग की बात करते हैं, पेड़ का आकार, जो पेड़ का आकार होता है उसे कहते हैं वर्ग। ग्रेड की बात करते हैं, पेड्स की जो विशिष्टता होती है उसकी जो डिग्री होती है उसे कहते हैं ग्रेड। ठीक है, प्रकार कैसा होगा, इसमें आकार रूप आ जाएगा। वर्ग की बात करते हैं, इसका पेड़ का आकार कैसा होगा। और ग्रेड की बात करते हैं, ग्रेड में इसकी जो स्पेशलिटी होती है या विशिष्टता होती है उसको मापा जाता है। ठीक है, विशिष्टता को मापा जाता है। अगला हम बात करते हैं मृदा संरचना के प्रकार। ठीक है, जो सॉइल टाइप होता है, सॉइल स्ट्रक्चर टाइप होता है, पहला होता है प्लेट या प्लेटी साइज। ठीक है, ये प्लेट जैसा आकार होता है, ऐसा आकार होता है। ठीक है, ये प्लेट जैसा आकार बना लेता है। इस टाइप का जो आकार होता है उसे कहते हैं प्लेटी साइज। ठीक है, अगर हम बात करें जब इकाइयाँ परतें मोटी होती हैं तो उन्हें प्लेटी कहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो परतें होती हैं ये तो यहाँ से पतली होगी, ये के लिए यहाँ से क्या होगा, मोटी होगी, तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो इन्हें कहते हैं प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब वे पतले होते हैं तो ये लेमिनार होते हैं, क्या होते हैं, तब इन्हें लेमिनार कहा जाता है। प्लेटी संरचना वर्जिन सॉइल की सतह परतों में सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब वर्जिन सॉइल मतलब ओ हॉरिजन कहाँ पाया जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट में पाया जाएगा। तो जो प्लेटी स्ट्रक्चर पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, फॉरेस्ट में। अगर हॉरिजन की बात करते हैं कि इसमें पाया जाएगा, ओ में पाया जाएगा, क्योंकि वर्जिन सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक। अगला होगा हमारा प्रिज्म जैसा। यह आमतौर पर 1 से 10 सेंटीमीटर से लंबाई में एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में उप मिट्टी संस्तर में पाए जाते हैं। जब सबसे ऊपर गोल होता है तो संरचना को स्तंभ के रूप में कहा जाता है। जब ऊपरी समतल होता है तो उसे प्रिज्मी कहा जाता है। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर होता है, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का होता है, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे प्रिज्मेटिक। ये ऊपर का कैसा होगा, स्ट्रक्चर प्रिज्म जैसा होगा। ठीक है, अगर यही स्ट्रक्चर ऊपर से ऐसे गोल होता है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर अगर ऊपर से ऐसे गोल होता है तो उसे हम क्या कह देंगे ऊपर से अगर गोल होता है, ठीक है, तो ये स्तंभ वाला हो जाएगा। ठीक है, कॉलमर वाला हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो इस तरीके का अगर प्रिज्म जैसा होगा तो इसे प्रिज्मेटिक कह देंगे। ठीक है, ये 1 से 10 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ठीक है, 1 से 10 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है ब्लॉक स्ट्रक्चर। क्या है ब्लॉक, ये 3 आयामों समान प्रकार आकार के होते हैं। मतलब जो 3 आयाम होते हैं इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अनियमित रूप 6 आयामों का सामना उनके 3 आयामों के साथ बराबर होता है। ये प्रकार आमतौर पर
सब सॉइल की सतह सीमित होते हैं। जो सब सॉइल होती है, सब सॉइल का मतलब होता है जो ए के नीचे का संस्तर होता है, मतलब बी वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे सब सॉइल कहते हैं। तो यहाँ का जो संस्तर होगा उसे कह देंगे सब सॉइल। ये किस में पाया जाएगा, ये ब्लॉकी में पाया जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं स्फेरॉइडल या गोलाकार स्ट्रक्चर। स्फेरॉइडल या गोलाकार स्ट्रक्चर, गोल समुच्चय ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गोलाकार इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके की संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं स्फेरॉइडल या गोलाकार। ठीक है, ये पैड इनके जो पैड्स होते हैं ये 2 सेंटीमीटर व्यास से अधिक नहीं होते, जो कि ढीली स्थिति में अक्सर ए हॉरिजन में पाए जाते हैं, जो अरेबल सॉइल होती है। ये विशिष्ट रूप से कार्बनिक मृदा या घास भूमि की सतह की मिट्टी के लिए विशिष्ट होते हैं या ज़्यादा माने जाते हैं। इस संरचना में मिट्टी के गीलेपन से जो इन्फिल्ट्रेशन और जो एरिएशन से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, ये दानेदार जो ग्रेनुलर होते हैं और क्रम्स में समूहीकृत होते हैं। ठीक है, ये दानेदार होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। ठीक है, जो एक जगह पे होते हैं, जैसा क्रम्बी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं और क्रम्बी होते हैं। ग्रेनुलर की बात करते हैं, ये समूह के समुच्चय को आमतौर पर दानेदार कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत कम छिद्रपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, इसमें कम छिद्र पाए जाते हैं। ये मिट्टी के महीन समुच्चय होते हैं, फसल के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। कौन से, ग्रेनुलर। अगला है हमारा क्रम्बी। ठीक है, अगर अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है क्रम्बी। जब महीन समुच्चय विशेष रूप से छिद्रित हो तो कड़युक्त टुकड़ों, जो क्रम्ब के रूप में जाना जाता है, इन फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, इसलिए पौधे के विकास के लिए दानेदार और कड़युक्त टुकड़े दोनों संरचनाएं सबसे अधिक क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्फेरॉइडल होता है, स्फेरॉइडल होता है। अगर स्फेरॉइडल नहीं आता या गोलाकार नहीं आता तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रम्बी स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रम्बी नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें दानेदार जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा माना जाता है किसके लिए, सबसे अच्छा माना जाता है किसके लिए, फसल के लिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसकी जो क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर की, जो सॉइल स्ट्रक्चर की क्लासेस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। यह पैड के आकार पर निर्धारित होता है। प्रत्येक प्राथमिक संरचना प्रकार की मिट्टी को 5 आकार में विभेदित या बांटा जाता है। ये कौन कौन सी, बहुत बारीक। ठीक है, जो फाइन होती, बहुत ज़्यादा फाइन होती, जो फाइन केवल सेमी फाइन होती। ठीक है, जो मीडियम होती, जो कोर्स या मोटी होती है, बहुत मोटी होती। ठीक है, उनके आकार पे बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के जो ग्रेड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके जो ग्रेड होते हैं, ग्रेड अलग अलग पेड़ की विशिष्टता और स्थायित्वता की डिग्री को संकेत देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, यह समुच्चय की स्थिरता से निर्धारित होता है। ग्रेड क्या होता है, जो समुच्चय जो एक्यूमुलेशन होता है उनकी स्थिरता से निर्धारित होता है। संरचना की ग्रेड मिट्टी की नमी से प्रभावित होती है। जो संरचना होती है, ग्रेड की मिट्टी जो होती है उसमें जो नमी होती है उससे क्या होती है, प्रभावित होती है। ग्रेड कार्बनिक पदार्थ बनावट आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, ग्रेड जो होता है इसकी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इसमें होता है उस पर निर्भर करता है, जो इसकी बनावट होती है उस पर निर्भर करता है। मिट्टी की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ को मिलाने से मिट्टी संरचना में सुधार होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर अगर मिलाते हैं तो मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। इंटेंसिव खेती मृदा संरचना को नष्ट कर देती है। इंटेंसिव जो खेती होती है वो क्या होती है, मृदा संरचना को नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अच्छी मृदा संरचना के लिए जुताई का कार्य इष्टतम नमी की स्थिति में किया जाना चाहिए। ठीक है, सोडियम आयन डिफ्लोकुलेशन द्वारा मिट्टी संरचना को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जो सोडियम आयन होता है उनका डिफ्लोकुलेशन होता है, जिसके द्वारा जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कैल्शियम आयन के फ्लोकुलेशन से मिट्टी संरचना को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सोडियम आयन का डिफ्लोकुलेशन हो जाता है, कैल्शियम आयन का फ्लोकुलेशन हो जाता है, दोनों से क्या होता है, मिट्टी संरचना क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ज़्यादातर घास और दलहनी फसलें मिट्टी के दाने को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, जो घास हमारी होती है और जो पल्सेस होती है, मिट्टी के जो दाने होते हैं, ग्रेनुलर जो मिट्टी होती है उसको क्या होती है, बेहतर बनाती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जड़ें और जड़ बाल, जो रूट होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, मिट्टी की संरचना को विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो रूट होती हैं, ठीक है, और जो रूट हेयर्स होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उनकी संरचना को क्या करते हैं, उनकी संरचना को सुधारने में मदद करते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम जो पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस यहाँ से लेके हम जो ये कंप्लीट हमारी बुक है, जो सब्जेक्ट है सॉइल वाली, सॉइल साइंस की, इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जो हमारी MCQ सीरीज़ है कि उसको ज़रूर अटेंड करते रहिए और यहाँ से जो है आप थ्योरी पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।